बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक तो इलेक्शन के हवाले से केसेस और 14 मई का जो ऑर्डर था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो ऑर्डर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एक तो इस एंगल पे हम बात करेंगे। दूसरा, जो अदालती इस्लाहात के हवाले से केस चल रहा है, वो केस आगे चलकर क्या रुख इख्तियार कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उन पर जो रेफरेंस दायर हुआ था, पहले तो जब तक पीटीआई इक्तदार में थी तब तक तो उन्होंने उस रेफरेंस दायर करने को मुकम्मल सपोर्ट किया, बल्कि पूरा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर उनके वजीर, मशीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और पता नहीं क्या क्या किया गया। लेकिन जब से हुकूमत से गए हैं तब से कोई जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने 2 रोज कबल यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का जो फैसला था वो जो जनरल फैज हमीद है उनसे भी ऊपर का था। तो इससे मुतालिक भी पूछेंगे हसनात मलिक साहब से। बल्कि इसी से हम शुरू करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, पीटीआई ने 3.5 साल, अगर बात करें 3 साल तकरीबन, तो उसको डिफेंड भी करते रहे, हर माज पे लड़ा भी, सब कुछ हुआ। तो जब से पीटीआई हुकूमत से गई है तब से उनकी मतलब मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, उसको डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे मतलब क्या है? मतलब देखिए, एक तो बात यह है कि डिस्टेंस तो वो करते रहे, लेकिन फैक्ट्स कुछ और हैं। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया कि लॉ मिनिस्टर उस वक्त फरूम नसीम, वो तो क्लेम करते हैं कि मुझे इमरान खान ने सुबह सवेरे जो है वो बुलाया और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। बाद में वो कहते हैं जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था तो मुझे पिंडी से भी कॉल आ रही थी, और इस्लामाबाद यानी प्राइम मिनिस्टर से भी, और आर्मी चीफ उस वक्त जनरल कमर बाजवा और दूसरे जनरल सारे मेरे साथ इन्वॉल्व थे, इन टच थे। तो सारी मिली भगत थी जो भी था, लेकिन बाद में अंदाजा हो गया कि ये बैकफायर कर गया, तो सब ने डिसोन करना शुरू कर दिया। हालांकि सब ने अपना वैसा डाला, इंटरनली भी, सुप्रीम कोर्ट की भी, आप जुडिशियल पॉलिटिक्स की भी नजर होगी। जैसे काजी फाइज ईसा के साथी जजेस भी, देखिए काजी फाइज ईसा साहब जो थे वो अगर आप देखें तो जब जवाद खाजा चीफ जस्टिस, उसके बाद जो टाइम बना, उसके बाद हमने देखा कि जब अनवर जमाली का दौर है या साकिब निसार का दौर में, उनके कुछ चीफ जस्टिस के साथ कोई बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं थी। सीनियर जजेस, क्योंकि वो सवाल करते थे बेंच में, वो अपनी इंडिपेंडेंट व्यू देते थे। तो यहाँ जो एक पंजाबी माइंड सेट है ना जजेस का, कि जी जूनियर जो है वो बिल्कुल ओबीडियंट है, वो थोड़े ओबीडियंट नहीं थे। ओबारा बस्टर्ड में भी उन्होंने सख्त एक लिखी जो है वो अपनी क्रिएटिव, और उसके बाद साकिब निसार के दौर में भी उन्होंने डिसेंट की, जब खुल के वो करते थे चीजों पे डिसेंट करते थे। तो वो सारी चीजें इंटरनली भी फिर उनके खिलाफ मूव हुई। कभी उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई हनीफ राय के जरिए, और फिर वो अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट बार उस वक्त के सदर की तरफ से एक पिटीशन दायर की, वहां से बचत हो गई। फिर फैजाबाद धरना जब का आया मामला, तो उस वक्त जो उन्हें ब्रदर जजेस से भी वो सपोर्ट उस तरह नहीं मिली जिस तरह थी। मतलब वो हर एक के अपने अपने ग्रीवेंस थे उनके हवाले से, तो उन्होंने उस तरीके से डील किया। लेकिन जो अब ये मामला आ गया जनरल बाजवा की तरफ से, ये स्टेटमेंट नहीं, इमरान खान की तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि रेफरेंस जो है वो जनरल फैज ने नहीं, उससे ऊपर, यानी जनरल बाजवा ने जो है ये रेफरेंस भेजा था। अब ये मैलाफाइडी की इंतहा है, और मेरा ख्याल है मोटिवेटेड था सब कुछ रेफरेंस। आपको आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि 2 रेफरेंस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो रेफरेंस थे वो मोटिवेटेड थे, इसी वजह से हमने ख्वाहिश की। लेकिन वहाँ जो मैलाफाइड लॉ पे आपने की, मैलाफाइड फैक्ट्स पे नहीं की। अब इतना बड़ा फैक्ट, एक वज़ीर आज़म है साबिक, उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो कह रहा है कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने सारी मूव की, क्या नोटिस नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ क्लासिक केस है, और ये डिवीजन भी में भी खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान के इस बयान पर नोटिस लेना चाहिए, और इस पे सिटिंग जो है वो बिल्कुल, और उस पे उनकी लेना चाहिए, अपना मौक़िफ़ उनका लेना चाहिए, और मामला चीफ जस्टिस साहब में भी इसको एडजुडिकेट करें,
तो मे बी जो पुराने ग्रीवेंस हैं जजेस के दरमियान वो भी हल हो सकते हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है तो क्या आपको लगता है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो नोटिस ले लेंगे कि उन्होंने जो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की जो हुकूमत की वो थी प्ली कि वो उन्होंने रख लिया? वो मैं कह रहा हूँ कि वो इंटरनली नहीं, फिर जनरल बाजवा भी बोलेंगे ना, उनके पास भी तो पूरा मटेरियल होगा कि कौन कौन था इस पूरे। वैसे ओवरऑल आपको ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फैज या बाजवा या इमरान खान सब एक पेज पे ही थे? अब जो है क्योंकि नहीं वो चीफ जस्टिस है सब अपने आप को डिस्टेंस नहीं वो उस वक्त ये था असल में जनरल फैज का, वो आपको पता है फैजाबाद धरना में नाम था, तो एक बड़ी वजह एक ये भी थी कि उनको कुछ ये अंदाजा था कि मैं आर्मी चीफ के लिए इमरान खान मुझे नामजद, तो वो जजमेंट ना आड़े आए, तो वो पर्सनल भी थे और वो बड़ी उन्होंने एफर्ट की उसके लिए, उस पूरे रेफरेंस में उस वक्त बड़ी एफर्ट हुई। अच्छा सितंबर में आ रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, तो वो जो जजमेंट है वो अभी भी ऑन फील्ड तो है? नहीं वो मेरा ख्याल है उसमें उसको ना हमने ज्यादा एग्रेड किया है। उस जजमेंट को हमने देखा, हालांकि उस वक्त की अटॉर्नी जनरल उस वक्त जो लॉ अफसर थे उन्होंने एडवाइस की थी हमें रिव्यू ही नहीं फाइल करना। इस उसमें एक एकेडमिक बहस है कि फौज को सियासत से अलग किया जाए, ठीक उसकी वजह से ये नहीं है कि आपकी कोई मसला हो या जो भी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन का ज्यादा नुकसान ये हो सकता था कि जनरल फैज मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल और डीजीआई ना बनते, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। देखिए वो इस तरह की बात नहीं थी, वो इंक्वायरी का कहा था, इंक्वायरी में एग्जामिनेट कर देते, कौन सी बात, ठीक है इसमें कोई ऐसी वो गलत एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को गलत एडवाइस की गई कि जी वो फैजाबाद धरना को बहुत बड़ी चीज है, उसकी वजह से ये हो जाएगा, वो एकेडमिक बहस थी, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं थी, ठीक है, और उससे कोई ऐसा इशू नहीं होता था। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त कुछ वकीलों की भी ग्रीवेंस, जिस तरह जजेस के ग्रीवेंस थे जैसे काजी फैसल थे, कुछ वकीलों के भी थे, तो उन्होंने भी अपना जो है वो वोट डाला। वैसे कुछ लोग जो है वो जस्टिस काजी फैसल को मिसाल बनाना चाहते थे कि अगर आप हमारे हवाले से कुछ लिखेंगे बोलेंगे या कोई ऐसी जजमेंट है तो आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए वो तो था ना कि जब उन्होंने ये दिया, इसके अलावा वो एक दो और केसेस भी थे उनका, वो ना पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे सवाल उठा रहे थे, ठीक है, तो एक परेशानी तो थी। तो उस वक्त क्योंकि 10 साल का प्लान था इमरान खान को लाने वालों, ठीक, तो ये था कि कहीं जनरल ये जैसे काजी फैसल वो 10 साल के प्लान को जाया ना करे, क्योंकि और तो लाहौरी ग्रुप सारा इकट्ठा था ना जजेस जो थे, ठीक है, तो ये थोड़ा बीच में से ना, ये सिनाटी में थे चीजें से, तो ये बीच में इनकी लाइन और लेंथ नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट को इस केस ने तबाह किया। अब जो कुछ हम जुडिशियल पॉलिटिक्स और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कमजोर है उसकी बेस वही है, उस वजह वही और रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, जो इलेक्शन का केस है उसमें 14 मई वाला ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है करने को? और देखें सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी बड़े कार्ड हैं। मैं देखें ये सिर्फ मैं इसको सिर्फ प्योर लीगल जंग नहीं कहूँगा, ये सर्वाइवल की भी जंग है, और सर्वाइवल की भी एक ये जंग से वर्ड ना करें तो आप कहेंगे एक स्ट्रगल है ये जो भी। तो देखिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट केयर टेकर के हवाले से, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो लीगलिटी है वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट, उन पे सवाल उठ सकती है कि ये 120 दिन के बाद ये कैसे काम कर सकते, ठीक है। इसके अलावा उनके पास ये कंटेम्प्ट वाला मामला है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंस बिल जो था हुकूमत का, वज़ीर आज़म ने रेफर किया कैबिनेट ने, वो अप्रूव नहीं हुआ। जिन्होंने नहीं किया उन पे 63 करके उन सब एमएनए को नायल करें और सब हुकूमत को चलता करें, और मतलब ये ऑप्शन जो है ये वकला को बहुत खदशात है। वो कहते हैं कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो ही हैज अ टेंडेंसी कि वो नई जूरिस्प्रूडेंस, उन्होंने बात की थी कॉन्सिक्वेंसेस, उन्होंने कहा था, और वो उसको लाइट नहीं ये हुकूमत ले रही है। मेरा ख्याल है जब जंग है तो फिर जंग है पूरी, फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि भाई 63 अप्लाई हो गया और सारे फारे, और हुकूमत फिर वज़ीर आज़म उस टाइम तक रहेंगे, कैबिनेट खत्म हो जाएगी और कि जी केयर टेकर आ जाएगी। अब केयर टेकर क्या पता वो हुकूमत कहे कि जी केयर टेकर अब रियाज से बनाएंगे वो खुद वज़ीर आज़म। तो इस हद तक भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इस दफा डिसएडवांटेज सुप्रीम कोर्ट को है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं। माजी में जब भी वज़ीर आज़म घर भेजे, सिविलियन के खिलाफ कार्रवाइयां हुई तो एस्टैब्लिशमेंट साथ है, इस दफा नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, अच्छा आखिरी सवाल ये है कि जो अदालती इस्लाहात चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो कानून साजी की पार्लियामेंट में, उसकी वजह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने भी है, आपको लगता है कि जो स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तना है उसी को
जो है वो सुप्रीम कोर्ट आगे ऐसा ऐसा चला के तो इसको लिंगर ऑन करेगी या क्या आउटकम क्या होगा उसका? देखिए मेरा ख्याल है कि यही मुझे लग रहा है कि इसको लिंगर ऑन किया जाएगा ठीक। और ये लंबा चलेगा, इतनी जल्दी फैसला नहीं आना। और ये जैसे काजी फैसला के दौर में भी ये मामला चले, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, लेकिन जिस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है ये इससे भी एक बड़ा मौका था कि उस वक्त फुल कोर्ट इसमें सुनता। ठीक। हर एक इंटरेस्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सेक्शन के इंटरेस्ट, बिल्कुल दूसरे सेक्शन और दूसरे धड़े के जजेस को इग्नोर किया गया। जुडिशियल पॉलिटिक्स का वजह है, कोई रीजन लॉजिक नहीं है। चीफ जस्टिस के जो करीबी धड़े के बंदे हैं जजेस वो लगाए हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जब फैक्शनिज्म और धड़ों पे चल जाए तो उसका बड़ा नुकसान होता है। सही है। और 3 साल में अगर आप तकरीबन चीफ जस्टिस को 16 महीने हो गए 1 फरवरी से, एक केस में भी उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला को किसी पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केस में नहीं बिठाया। जस्टिस सरदार तारिक को नहीं बिठाया। एक वो कुरान खानी के जी आपसे कुरान को जो है वो मेडिकल जब वो एग्जाम एडमिशन ले तो 20% मार्किंग, उसमें भी इस तरीके से फंसाया। वो भी काजी साहब ने भी बीच में कोई ऐसी चीज निकाल ली। तो जुडिशियल पॉलिटिक्स की शाकार बड़ा नुकसानदेह हो, बड़े तबाही हो रही है सुप्रीम। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया। जस्टिस काजी फायद ईसा का जो रेफरेंस था उसके तनाजुर में फिर इलेक्शन और अभी अदालती इस्लाहात के हवाले से जो चल रहा है मामला, उसका आउटकम क्या होगा। तो नाजरीन आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, आइंदा भी हम ऐसी अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।